स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। कर्नाटका में 3 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आज से कर्नाटका में डीके राज की शुरुआत होगी। पूर्व डिप्टी सीएम आज सीएम हो जाएंगे। डीके शिव कुमार आपसे थोड़ी देर के बाद 4:05 पर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। डीके शिव कुमार के साथ 14 मंत्री भी आज बनने जा रहे हैं। उनकी लिस्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले डीके शिव कुमार जी को आप जरा देख लीजिए। खुश हैं, देवेगौड़ा साहब से मिलने के लिए गए, बहुत अच्छी बात है। देवेगौड़ा जी कर्नाटक की राजनीति के सबसे सीनियर आदमी हैं, इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और डीके शिव कुमार और उनके जो उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे अभी तक, सिद्धरामैया जी, इनके बीच एक एमिकेबल सोल्यूशन हो गया, ये बात कहनी पड़ेगी। अब बैठकों के अंदर जो भी हुआ, बाहर तो सब कुछ बड़ा गरिमा में रहा, ये अच्छी बात भी है। कांग्रेस पार्टी ने ट्रांजिशन करा लिया, ये उसके लिए राहत की बात होनी चाहिए। इसका क्रेडिट राहुल जी लें, चाहे सोनिया जी लें, चाहे खड़गे साहब लें, लेकिन ये काम हो गया। डीके साहब की ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। ये अपनी पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं। ये केवल कर्नाटका में नहीं, पूरे देश में जहां पार्टी मुसीबत में फंसती है वहां उसके बचाव में भी आते हैं, उसमें हर तरीके से मदद भी करते आए थे। और एक पार्टी के सिपाही के तौर पर भी ये दिखाई दिए। इनके ऊपर दबाव भी बहुत पड़ा, ये जेल भी गए, करप्शन के मामलों में जेल गए, लेकिन इन्होंने किसी भी वजह से पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। कई बार ऐसी बातें आती थी, चर्चाएं होती थी, क्या डीके टूट जाएंगे, पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालांकि इनके जो ज्योतिषी हैं उन्होंने ज़रूर ये बात खोल करके कही कि कई एक बार तो अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा हूँ, और रोए भी थे एक बार उनके सामने। लेकिन फिर पब्लिक लाइफ में उन्होंने कभी ऐसी कोई बात जाहिर नहीं होने दी। बहरहाल आज डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब इनके पास 2 साल का कार्यकाल बचेगा। 3 साल रह लिए सिद्धरामैया जी, 2 साल में डीके शिव कुमार क्या डिलीवर करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी वो क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बनने से पहले, वो आपको सुनाते हैं। Dedication. I don't tell it was not a dream. It was a dedication. Dedication with hard work. So it was a tough, troubling times. Though it has been delayed, it was not been denied. So the entire party, I feel that there is not Shiv Kumar here. It is a Congress worker who stood on this democratic setup with the history of the Congress party. डीके शिव कुमार कह रहे थे कि मैंने डेडिकेशन से काम किया, मेहनत से काम किया, ये सपना नहीं था मेरा। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के लिए तो देर से मिला, लेकिन मिला मुझे। निश्चित रूप से वो लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे वो। और मतलब आज देवगौड़ा साहब को जब वो करने गए थे तो पहला चुनाव तो देवगौड़ा से ही हारे थे। 1985 में सतनूर से देवगौड़ा साहब के खिलाफ 23 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे। और तब देवगौड़ा साहब कद्दावर जनता दल के नेता होते थे और इतनी दबंगी से चुनाव लड़े शिव कुमार कि जब चुनाव हारे तो देवगौड़ा ने बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम बहुत युवा हो, आगे जाओगे राजनीति में। और लगातार वो कांग्रेस के अंदर सक्रिय रहे। जिस तरीके संकट मोचक के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई, सोनिया गांधी के लॉयल रहे। वो शायद पहले ऐसे नेता है जब वो जेल गए जिससे मिलने सोनिया गांधी गई थी, तिहाड़ में मिलने के लिए गई थी। और अब तमाम अपने योग्यताओं को उन्होंने प्रूव किया। संगठन की बात हो तो चुनाव जिस तरीके से जितवाए, अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते, हालांकि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने और तब उनसे कहा गया था कि आपको बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनको पेशेंस का, पार्टी के प्रति कमिटमेंट का, गांधी परिवार के प्रति समर्पण का, और पार्टी को जब भी जरूरत पड़ी तब पैसों की व्यवस्था करने का। और जहां पर ऐसा लगा कि विधायक टूट रहे हैं, हिमाचल में ऐसा लगा कि भाई सिक्कू सरकार गिरने वाली, तो रातों रात हिमाचल चले जाते हैं, सिक्कू सरकार को बचाते हैं। लगता है कि गुजरात के अंदर भाई अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव हारेंगे तो बेंगलोर से अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, विधायकों को मैनेज करते, राज्यसभा का चुनाव उनको जितवाते हैं। लगता है कि भाई राजस्थान में सरकार गिरने वाली है तो अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए वो चले जाते हैं। उससे भी उन्होंने कोशिश की थी, जब ज्योतिराज सिंधिया अपने विधायकों को लेकर चले गए थे, उससे भी उन्होंने कोशिश की थी कि कांग्रेस की सरकार बचे। तो कांग्रेस के हमेशा मजबूत हाथ रहे और मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगा होगा तो। लेकिन आप कांग्रेस को इस बात का भी तो जवाब देना पड़ेगा कि भाई एक ओबीसी मुख्यमंत्री था आपका, आप उसको भी आपने हटा दिया है। अब आपके पास एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है। तो 60% आइंदा वाली जो कर्नाटका की राजनीति है उसमें अब डीके शिव कुमार, लेकिन एक बेनिफिट ये है कि डीके शिव कुमार के आने से वोकलिंगा जो अभी तक जनता दल का देवगौड़ा का बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ था, अब बड़ा वोट बैंक मुझे लगता है जनता दल से वोकलिंगा का टूटेगा और वो कांग्रेस के पास जुड़ेगा। अभी आने वाले 2 साल में वोकलिंगा समस्या, अभी 2 साल कैसे सरकार को लगाते हैं, अभी 2 साल सरकार कैसे चलाते हैं, कैसे साथ में लेके चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें सबकी विजेता है। सिद्धरामैया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बन गए,
उनके बेटे यतेंद्र कैबिनेट मंत्री बन रहे, जो सूची आई है 14 मंत्रियों की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी खुश है कि उनके बेटे भी कैबिनेट मंत्री उसके अंदर बन गए। खड़गे साहब के बेटे मंत्री बन गए, सबके धर्मवीर परिवार के के सबके बेटे मंत्री बनेंगे। साहब बन गए। परिवार सुखी परिवार है, सब संपन्न परिवार है। डीके शिव कुमार के साथ जी परमेश्वर सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। दलित है। KH मुनियप्पा होंगे मंत्री, KJ जॉर्ज, MP पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बैरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, UT खादेर, ईश्वर खांद्रे, यतीन्द्र सिद्धरामैया, ब्यार्थी सुरेश, शरण प्रकाश पाटिल जी। तो ये जी परमेश्वर साहब तो सोच रहे थे कि छीका टूट ही जाए किसी किस्मत से। डिप्टी सीएम वो जब ये झगड़ते थे तब तक बना। उनको लगता था कि हमारा कुछ बन जाएगा, कुछ हमारा भी लेकिन नंबर वो- आ सकता है। वो जो है नहीं बन पाया। हाँ, यही सूची है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। खैर, अब ये तो कौन सी जाति का क्या, ये तो हर जगह बैलेंस किया ही जाता है। बात यह है कि डीके शिव कुमार कैसी सरकार चलाएंगे त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार डीके अच्छी चलाएंगे और एक तरह से कहें कि उनको जब कोई आदमी दबाव में ज़्यादा होता है तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। अब उनके साथ मुश्किल है कि उनका बैगेज बहुत है, बहुत। मैंने उस दिन भी कहा था ना, तो चंद्रबाबू नायडू जी दूसरे नंबर के हैं, नंबर 1 पे वही है, अमीर धनाढ्य लोगों में, धनाढ्य विधायकों में। हाँ, अमीर विधायकों में वही 1400 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्ति है। लेकिन असली संकट दूसरा वाला है। एक तो जो समीर जी ने एक लाइन में कहा कि ओबीसी वाला, तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी आक्रामकता से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। दूसरा, क्या सिद्धारमैया सिर्फ अपने बेटे के मंत्री बन जाने भर से और CWC में जाने से मान जाएंगे? क्योंकि उनके मन में भी तो एक ही बात हो सकती है, अभी तो बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो बात हो सकती है ना कि भाई हमको बन जाने देते, इसके बाद तुम सरकार लाते, हमने तो कह ही दिया था, हमारी उम्र भी हो गई थी। तो बहुत अच्छा संघर्ष वाला, जिसको कहें कि वो रहने वाला, अच्छा नहीं रहने वाला। लेकिन डीके जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह की राजनीति वो करते रहे, एक तो उनका कमांड बहुत जबरदस्त है, और ये जिसको बार बार कहा जाता है ना कि कांग्रेस स्टाइल के नेता है, वो जो कांग्रेसी नेता होता है अच्छा वाला, वो कांग्रेसी नेता है। तो मुझे लगता है सरकार अच्छे से चलेगी। अब बाकी तो मतलब 26 से 28 का ये रास्ता जो है वो तो आगे तय हो। नहीं, 28 के आगे की बात भी बता देता हम। वो इनके जोशी जो हैं, उन्होंने अभी उनकी भविष्यवाणी इतनी तो सही हुई कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं बार बार कहता था, ये तो आज छोड़ चुके थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि डीके एक बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, डीके लंबा चलेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि आगे भी डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं इसको पॉलिटिकल सवाल ये मेरा ये है कि 28 में कांग्रेस के चांसेस सिद्धरामैया के साथ बेहतर रहते हैं या डीके शिव कुमार के साथ? 2 साल पहले पूछ रहा हूँ, लेकिन नहीं, डीके शिव कुमार अच्छे लीडर हैं, और पिछला चुनाव भी मैं समझता हूँ कि डीके शिव कुमार ने ही लड़ा था। अब वो तो अब 2 साल में कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या होता है, और उसके बाद कैसे निकल कर आते हैं, और जो बीजेपी है वो किस तरह से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसको भी बड़ा लंबा हो गया है। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं इस बात से सहमत हूँ जी कि सिद्धारमैया साहब को आप देखें तो जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर है वो बिना पद के उनको रहना है ना बेचैनी पैदा करता है बहुत ज्यादा। वो देवेगौड़ा साहब को वो क्या दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, वो देवेगौड़ा को बुके छोड़कर आ गए थे कांग्रेस हाँ, से, देवेगौड़ा है जी ना? को छोड़ के आ गए थे तो सिद्धरामैया जी। अभी ये समझना कि सिद्धारमैया साहब ऐसे ही रहेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल इनको मुझे जनरल लगता है। सेक्रेटरी बना दिया ना? तो नहीं, वो सॉरी, कांग्रेस CWC का मेंबर, CWC का वो मेंबर ठीक है, CWC मेंबर से काम नहीं। इतना बड़ा पद दिया सर। मेन बॉडी वो एक अध्यक्ष जी को तो, एक मुख्यमंत्री जी को तो अध्यक्ष बना रहे थे उससे भी बड़ा होता है क्या CWC? सही बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन बना रहे थे। शिव कुमार डीके जो है वो अच्छा सरकार चलाएंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, और संगठन पर उनकी पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी उन पर कैसे हमलावर होती है, और वो जो गाड़ियां कई GPS वाली चलती हैं वो कैसे कहाँ पहुंचती है। और राज्यसभा वो तो सब भी नहीं बहुत गए ना, वो मना कर दिया उन्होंने, राज्यसभा में नहीं जाऊंगा तो नहीं इसमें गए। इसमें बस एक ही चीज, चूंकि अगर ध्यान मेरे लोगों को चूंकि कुर्सी की कहानी समझ में आ जाए, तो जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी दिल्ली आ गए, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई दखल देखी कहाँ देते हैं? वो दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए। तो सिद्धारमैया जी भी ऐसे ही कर्नाटक की राजनीति में कोई दखल नहीं देंगे। तो सर, इस पर डीके को comment है ये आपको, मैं सोचना- अगली खबर पर आऊं। नहीं, कमेंट नंबर से एक ही लाइन जो कह रहे थे हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन मुख्यमंत्रियों को हटाया और जिनको भी केंद्र में ला करके हाई कमांड ने कोई जगह दी, वो प्रदेश की राजनीति में हमेशा मट्ठा घोलते रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। वो चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा रहे हों, चाहे उनके पूर्ववर्ती रहे हों। बिहार में तो मैंने ऐसा ही देखा है, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, जो है राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। तो कहीं भी मुझे लगता है कि सिद्धारमैया जो है
वो डीके शिव कुमार के लिए रास्ते आसान नहीं रखेंगे। ठीक है सर। यूपी की खबर आपको मैं बताता हूं। यूपी से ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप नहीं है, लेकिन चूंकि अब चुनाव वहां नजदीक आ रहा है तो रोज कुछ कुछ तो होता ही है। चुनाव की पिच तैयार हो रही है, इसको आप कह लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने तो खैर फील्ड सेट्स कर ही दिया पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो बिल्कुल हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर इस वक्त चल रहे हैं। रोजाना उनके बयान आते हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अभी पिछले मंगलवार को उन्होंने क्या किया था? आज बुधवार हो गया ना, हाँ, तो अब पिछले मंगलवार को भी उन्होंने भंडारे में जाकर के प्रसाद बांटा था। आज भी, कल भी उन्होंने यही काम किया। बड़ा मंगलवार था, आज कल फिर उन्होंने पूरी सब्जी जो है वो बांटी है। बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं वो लगातार दे रहे हैं। कल 5वीं बार उन्हें बड़े मंगल की बधाई दी है। तीसरे बड़े मंगल पर भगवा गमछा डालकर भंडारा खिलाते नजर आए थे। 18 मई को लखनऊ में लाठीचार्ज में घायल वकील को रामचरितमानस उन्होंने भिजवाई थी। तस्वीर पोस्ट करके योगी सरकार पर हमला बोला था। तो वो भी थोड़ा सा ये तो साबित करना ही चाहते हैं, भाई हम भी हिंदू ही हैं, हम भी सनातनी ही हैं, और ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है बताने की, ये इसीलिए शायद करना पड़ रहा है। देखिए, आसाम और बंगाल ये 2 चुनाव अभी उसका मैंडेट देख करके अखिलेश जी के लिए ये करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग ने ये आस पाल रखा था कि 33% मुसलमानों के आधार पर हम पूरी अपने प्रदेश की राजनीति बदल जाएंगे और हम अभिजीत रहने वाले हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता है, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके साथ 2 चीजें और जुड़ गई हैं। देखिए, हिंदुत्व का चेहरा अपने आप को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए शुभेंदु अधिकारी को बोलना पड़ा था। हेमंत बिश्व शर्मा भी लगातार नैरेटिव में बोलते रहे हैं। ये तो उसके एक ढंग से विग्रह के रूप में पहले से ही आकर के खड़े हैं जोगी जी भगवाधारी, और ये रोज बोल रहे हैं। कल भी हमने कल की एक खबर आई है कि जो है वो वहां भी सफाई अभियान अच्छा खासा बुलडोजर चला है वाराणसी में क्लियर करने के लिए। और सर यहाँ चल रहा है खोड़ा गाजियाबाद में, कल मदरसा भी, आज भी जितने मदरसे इलाके में सबको नोटिस दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आप ही बोलेंगे, बोले रहे हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं तो लगता है कि यही कर देते हैं। तो ये अभियान पूरे आपको भी बोलने की जरूरत नहीं रह गई अब। हाँ, तो पूरे प्रदेश में अभियान ये चल रहा है। ऐसी स्थिति में जोगी, ये मजबूरी है अखिलेश जी की, ये मजबूरी है। अब मैं योगी जी का कल का बयान सुना। आप गलत को गलत कहना बंद कर देंगे सर? मैं बोलूंगा तो अपने आप पता लगेगा। सपरिवार राम मंदिर एक बार चले जाए, सब कुछ हो जाएगा। चले जाए राम मंदिर दर्शन करने। योगी जी ने कल कहा, आपने कहा राम मंदिर, तो योगी जी का कल का वही बयान हमने निकाल के रखा था, और उन्होंने कहा कि सपा घोषित रामद्रोही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहन और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कुछ पता किया आपने अखिलेश जी के कैंप में? कुछ क्या बहुत सोच समझ कर कुछ किया जा रहा है? सब नहीं, सोच समझ कर ही किया जा रहा है। और अभी जो समीर जी ने कहा, तो मेरी जो समझ बन रही है, और जो अब जिसको कहते हैं, जो संकेत मिलते हैं, जाएंगे चुनाव से पहले अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। विकल्प ही उनके पास नहीं बचा हुआ है। बहुत लेकिन मुश्किल, सवाल यही है, बहुत मुश्किल त्रिपाठी जी, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो परिणाम, मतलब उस पर फिर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने के बाद कितना बहस कर पाएंगे उसकी चर्चा कीजिए। जो आपको क्यों लग रहा जाएंगे? नहीं, मतलब आप सोचिए ना जरा, वो जाके पाएंगे क्या? जो उनको वोट अभी नहीं कर रहा है हिंदुत्व के लिए, वो राम मंदिर चले जाएंगे तो करने लगेगा। फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसको जरा समझिए, मुसलमान कोई राम मंदिर चले जाने से वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होता नहीं है। एक तो मुसलमानों को हर तरह से इतना आपने कर दिया है देश के मुसलमानों को कि वो चाहता है कि हिंदू न दिखे, ये नेता लोगों का खेल है। लेकिन अगर वो जाएंगे
तो कम से कम उनकी पार्टी के लोगों को बात करने में, बयान में, ये सारी चीजें नहीं काम आएंगी जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये सब काम नहीं आने वाला है। वो तो तभी काम आएगा जब भगवान राम के सामने उनकी शरण में, उनके चरणों में झुके हुए तस्वीर आएगी। उसके अलावा कोई और ये सब नहीं काम आने वाला है भाई। आप इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि जैसे शुभेंदु के स्टेट में लोग अंडे फेंक रहे हैं, नहीं। तो वहां पर पूरा धैर्य से सुन लीजिए, वहां पर ये नहीं कर सकते कि ये राम कार सेवकों का हत्यारे का ये है, उन हत्यारों के साथ खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहा है। ये क्या वहां की आवाज नहीं निकल सकती और तब अंडे नहीं चल सकते? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं चल सकता, ऐसा नहीं लगता। संभल में स्टैंड क्या रहा है अखिलेश यादव का? वो सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो उस पर तो राजनीति चली रही उसका, लेकिन कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहीं जा रहा हो और उसके ऊपर इसलिए कि अच्छा मंदिर जाने से कोई रोक दिया जाए या किसी को कुछ किया जाए, ऐसा नहीं होता है। और राम मंदिर जाने पे तो कतई नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि चर्चा नहीं, जाने लेकिन पर रोकना नहीं, कटाक्ष। इनकी पार्टी के नेता जो हैं हर पार्टी में होते हैं बयानवीर, उन्हें अपनी खुश करने के लिए बयान देते होंगे लेकिन करते नुकसान है। इनके एक विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि भाजपा और उसका हर जो भी सहयोगी दल है वो आतंकवादी है, इनके कामों में और एक आतंकवादी के काम में कोई अंतर नहीं है, वो भी धर्म पूछ के हत्या करते हैं। और यही आरोप इन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर लगाया। अब ये कहां जा रहे हैं ये इसकी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी और आतंकवादियों में कोई भी अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सहयोगी दल इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे आतंकवादी करते हैं। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करती हैं। किसके लिए कह रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो कल एनकाउंटर हुआ, परसों एनकाउंटर हुआ, उसके लिए हुई खबरों में तो वही चल रहा था, ये गाजियाबाद वाला जो एनकाउंटर है, मुसलमान लड़का जो मारा गया जिसने हत्या की थी ग्रावाली गढ़। असली संकट यही है कि ये लोग मतलब काम ऐसा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि अपनी बात कहने का अवसर मिल जाए। कई बार कहा जाता है ना कि अच्छा चलो जाने दो, तुम्हारी बात नहीं आएगी सामने तो कैसे आएगी, और ये उल्टा करते हैं, उन्हीं की पीठ पे जाके खेलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम तो पिट गए। सर पार्टी के लिए एनकाउंटर कर रहे हैं क्यों पता नहीं, कुछ कुछ होता है, सब लोगों को अपना जोश रहता है। रविदास जी को हर दिन कुछ ना कुछ बोलना है उससे। लेकिन जो हम लोग राम मंदिर की बात कर रहे थे ना, देखिए अखिलेश जी जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अखिलेश जी वहां चले जाएंगे उससे उनका वोट बढ़ जाएगा ऐसा मुझे कतई नहीं लगता किसी भी हालत में। कि भाई क्योंकि वही बात है कि योगी आदित्यनाथ से बड़े हिंदू तो नहीं हो जाएंगे वो वहां जाकर, या जो लोग नहीं दे रहे हैं वोट अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को, इसलिए दे देंगे कि राम मंदिर चले गए, और वो नहीं जाएंगे तब भी जो हिंदू उनको वोट दे रहा है वो दे ही देगा। इसलिए नहीं देगा कि नहीं राम मंदिर नहीं गए थे तो नहीं देगा। मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क उनके उसमें मैसेज भी नहीं लग रहा। हो सकता है कि वो चले जाएं वहां पर कि एक पॉलिटिकल मैसेज ये ना हो कि सर इसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। आपने तो पद्म विभूषण दिया है सर, आपको याद है मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, तो वो तो खैर अलग इशू है। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि योगी जी जो से बड़े नेता तो नहीं हो सकते वो अखिलेश जी हिंदुत्व को लेकर, मतलब हमारे और हर्ष जी के विचार इसको ऐसे कह लें कि मान लीजिए कोई आदमी योगी जी के काम से नाखुश भी है, हाँ, तो भी वो तो शायद फिर भी वोट दे देगा हिंदुत्व के नाते। हाँ, लेकिन अखिलेश जी को हिंदू होने के नाते नहीं देगा, जो देगा वो वोट वैसे ही दे रहा होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मुसलमान यदि वो जाते हैं, एक लाइन बोल दूं, इससे जुड़ी हुई है। विजय जी कह रहे हैं कि वो जाएंगे तो भी उनका वोट नहीं बढ़ने वाला है, और जो हिंदू दे देगा, अब राम मंदिर नहीं गए, विरोध किए, उनके पिताजी गोली चलवाए, तब भी दे दिया तो दे ही देगा। अब यही फर्क है, और अच्छा है कि ये बहस लोग सुने। भाजपा की तो 4-4 राज्यों की सरकार गिर गई थी। भाजपा तो फैजाबाद सीट हार गई, अयोध्या, फिर भी राम मंदिर के कोई कार्यक्रम में कमी नहीं। राम के लिए तो वोट की तरह नहीं देखते, ये वोट की तरह देख के भी नहीं जा पा रहे। और तब जाके जिनको आप कह रहे हैं वो हिंदू तब भी वोट दे देगा, कैसे दे देगा वो? नहीं, हम कह रहे हैं नहीं देगा इनको हिंदू सोच के कभी हिंदू सोच के वोट नहीं देगा, जो वोट दे रहा है वो देगा। जो हिंदू वोट देता है फिर उसके लिए सोचिए। और क्या आपको लगता है क्या यादव अपने को हिंदू से अलग मान के देखेगा क्या? उसकी अलग वजह है ना, नहीं होगी ना वजह तो बदलती है ना एक समय के बाद। बंगाल में भी तो ये भ्रम था कि जो ममता जी का वोटर है वो चेंज नहीं होने वाला है। कब तक आप उसको क्लब करके रखिएगा भाई?
वो भी तो सोचेगा ना, ये गंभीर है मसला। ये अगर अखिलेश जी और उनके सलाहकारों को ये लग रहा हो कि नहीं नहीं राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला, हम जाएं चाहे ना जाएं, तो आप देखिएगा इस बार कितना प्रतिकूल प्रभाव उनके आपका ऊपर मैसेज है ना, बीजेपी के लोग अगर समझ लेंगे तो फिर वो कहेंगे अब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो स्वयं नहीं, ब्रह्म वहां पर बैठे ये हैं। नहीं होने वाला है सर। तो आप जब कह रहे हैं कि हिंदू केवल इसलिए वोट देगा, ऐसा नहीं है ना, हिंदू अपने तरीके से वोट देता है, और वो हिंदू होने की वजह से वोट नहीं दे रहा है अखिलेश जी को, जो भी कारण से दे रहा होगा, जाति की वजह से दे रहा सर, होगा। उसके लिए तो हम कार्ड बात का करना कार्यकर्ता- शुरू करेंगे ना, एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे, क्राइम खत्म होने की बात करेंगे, माफिया खत्म होने की बात करेंगे, महिलाएं किस तरह से अच्छे से रह रही उनकी बात करेंगे, कौन सी ये फिर अलग बात करेंगे। सर एक देखिए, आप उत्तर- एक मूल बात, एक मूल बात पे हम लोग एक नहीं आ पा उत्तर रहे। प्रदेश- अखिलेश जी कभी तभी चुनाव जीत सकते हैं अगर योगी जी और भाजपा लोगों के मन से उतर जाए। हाँ, ये तो ठीक बात है, ठीक, ये ठीक बात है। वो हिंदुत्व की वजह से तो मन से नहीं उतरेंगे, बिल्कुल ठीक बात। काम की वजह से उतरेंगे। काम। कोई इतना त्रस्त हो जाएगा भाई इन्होंने कुछ ही नहीं किया, तब जाके वो अखिलेश जी को, तब बीजेपी का वो वोटर अखिलेश जी को वोट करेगा। लेकिन क्या ऐसे हालात हैं वहां पे? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सेंसिटिविटी तो आती है ना कि इतना कुछ के बावजूद राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, अकड़ रहेगी, ये कैसे चल सकती है? नहीं, देखिए, राम मंदिर जाने के कारण उनको नुकसान ये होगा कि राम मंदिर यदि चले जाते हैं तो मुसलमानों के बीच में बात चल जाएगी कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का जो बात थी उसके साथ आकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी खड़े हो गए। वो फिर भी समझ लेगा कि इनकी मजबूरी है जाने की। समझेंगे वो भी नहीं जाने वाला, वो कहाँ चलिए खैर जाने आगे बढ़ते हुए ये हम लोग रोज बात करते हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, समीर जी कोई डेट तय हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, ममता बनर्जी तो कह रही है कि डेट तय करो। राहुल गांधी से मैंने बात की, कल भी ममता बनर्जी ने कहा 8 जून का है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की सहमति नहीं बनी। अभी उद्धव ठाकरे भी आगे पीछे हो रहे हैं 8 जून को लेकर। उद्धव ठाकरे ने भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो क्या उद्धव ठाकरे आज की 15 पार्टियां आएंगी, नाम उसमें 4 के पार्टी लिखे थे, कांग्रेस, सपा, उद्धव ठाकरे और टीएमसी। उद्धव ने भी कल बयान आ गया उद्धव का कि अभी कंफर्म नहीं, 8 तारीख को आने का। उद्धव ठाकरे भी अभी सोच रहे हैं कि इसके साथ जुड़ा रहना है कि नहीं जुड़ा रहना है। वो भी राहुल गांधी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे महाराष्ट्र में, वो भी विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी अकेले आए यहाँ पर, इंडिया गठबंधन की अकेली बैठक अटेंड करे और चली जाए। फिलहाल तो संभावना कम नजर आ रही है। अखिलेश यादव आते हैं, ममता बनर्जी आती है, उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया है फिलहाल आने से। इमरान मसूद का एक उनके यहाँ भी हैं सर, वैसे रविदास जी की तरह से एक बयान उनका है, सुन लीजिए। राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो देश में लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच है, एक के ध्वजवाहक मोदी जी हैं और दूसरे के ध्वजवाहक राहुल गांधी हैं। लोगों को तय करना है कि कहां चलना है। तो कोई शक है लोगों ने तय कर लिया कहां चलना है? मुझे लगता है बाय एंड लार्ज लड़ाई तो बात तो सही कर रहे हैं। लड़ाई एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जिसमें योगी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, गजवाए हिंद नहीं बनने देना चाहते हैं। ठीक है। एक वो लोग हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो एक लोग हैं जो भारत और की सभ्यता और हिंदू संस्कृति वो को दावा ये कर रहे नष्ट थे, करने सवाल की ये लड़ाई। था इंडिया उसके गठबंधन के नेता नेता बन गए राहुल गांधी। उसके नेता राहुल गांधी है। तो लगा है हमारे। अब तो राहुल गांधी है। ममता बनर्जी जिस तरीके से हारी है, पार्टी टूट गई है। अखिलेश यादव को अपना चुनाव लड़ना है, वो राहुल गांधी को कहेंगे भैया इंडिया गठबंधन के नेता बन जाओ, उत्तर प्रदेश में मुझे ज्यादा स्पेस दे देना। तो राहुल गांधी अब सर्वस्वीकार नेता इंडिया गठबंधन के बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए सर, आज कहानी कुर्सी की में इतना ही समय। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, त्रिपाठी जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करेंगे 1 बजे।